18वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही थी, पर मजबूरी में जाना पड़ा। हॉल में सभी बड़े ध्यान से बिंदिया की कहानी सुन रहे थे, लेकिन उसके दर्द को सबसे अधिक सारिका महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। चेतन उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर तसल्ली दे रहा था। बिंदिया ने कहानी आगे बढ़ाई। उन लोगों के भुवन विला पहुंचने के कुछ ही दिन बाद घोषाल बाबू की एक महिला मित्र प्रतिमा सान्याल भी वहां रहने आ गई। कुछ ही समय में बिंदिया जान गई कि उनका रिश्ता मित्रता से अधिक है, किंतु उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो चाहती थी कि घोषाल बाबू को अपने काम से खुश कर दे, ताकि सही समय पर मोहन को अपने साथ रखने की बात कर सके। वह मन लगाकर अपना काम करने लगी। भुवन विला में आए करीब 8 महीने हो गए थे। बिंदिया का काम यहाँ सही चल रहा था। सही समय पर उसे उसकी तनख्वाह मिल जाती थी। सही समय पर वह माँ को भी पैसे भिजवा देती थी। अब वह मोहन को अपने साथ रखने की बात करने का सही मौका देख रही थी, लेकिन अचानक स्थितियां बदल गई। पिछले कुछ दिनों से प्रतिमा और घोषाल बाबू के बीच अनबन चल रही थी। धीरे धीरे उनके बीच कहासुनी आरंभ हो गई। एक रात कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। दोनों ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। अगले दिन सुबह ही प्रतिमा घर छोड़कर चली गई। उसके बाद घोषाल बाबू का स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया। बात बेबात बिंदिया पर गुस्सा होने लगे। इधर बिंदिया जब अपनी माँ को फोन करती तब वह शिकायत करती कि उसके लिए अब मोहन को संभालना मुश्किल हो रहा है। बिंदिया आकर उसे अपने साथ ले जाए। बिंदिया उसे समझाती कि वह कोशिश कर रही है, जल्द ही वह मोहन को अपने साथ रखने की व्यवस्था कर लेगी। मोहन भी अब उसके पास आने की जिद करता था। एक शाम जब बिंदिया ने अपनी माँ को फोन किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। मोहन उसके पास ले चलने की जिद कर रहा है। बिंदिया ने बड़ी मुश्किल से मोहन को समझाया, अपनी माँ को तसल्ली दी कि वह आज ही घोषाल बाबू से इस बारे में बात करेगी। उसने तय किया कि डिनर के बाद वह घोषाल बाबू से बात करेगी। घोषाल बाबू रोज की तरह डिनर के बाद अपना ड्रिंक लेकर बैठे थे। पहले वह केवल 1 या 2 ड्रिंक ही लेते थे, लेकिन प्रतिमा के जाने के बाद कोई हिसाब नहीं रहा था। जब बिंदिया उनके पास पहुंची तो वह नशे में थे। उसे देखकर झिड़कने लगे। तुम यहां क्या करने आई हो? पहले तो बिंदिया सहम गई, फिर हिम्मत कर बोली, सर आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? तुम्हारा पैसा तो समय पर मिल जाता है। जी सर, वो तो आप सही समय पर दे देते हैं। तो फिर वो मैंने आपको मेरे बेटे के बारे में बताया था। वह पौने 3 साल का है। माँ बूढ़ी हो गई है, उनके लिए उसे संभालना कठिन हो रहा है। आप अगर मुझे मेरे बेटे को साथ रखने की इजाजत दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। घोषाल बाबू ने बिंदिया को गुस्से से देखकर कहा, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना छोड़कर चली जाओ। सर मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरे बिना नहीं रह पाता है। सर आप प्लीज उसे लाने की इजाजत दे दीजिए। घोषाल बाबू ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मूड मत खराब करो मेरा। मैंने रोका है तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ रहने से? ये नौकरी छोड़ दो और जाकर अपने बेटे के साथ रहो। पैसे फेंकूंगा तो तेरी जैसी 36 और आ जाएंगे काम करने के लिए। बिंदिया समझ गई कि और अधिक बहस करने का कोई लाभ नहीं है। वह अपने कमरे में चली गई। उसने नाइट सूट पहना और सोने की तैयारी करने लगी। बिस्तर पर लेटकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। एक उम्मीद थी, वह भी टूट गई। अब क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वह नौकरी छोड़कर जा सकती थी, पर उसके बाद क्या करेगी? लेकिन माँ बार बार शिकायत कर रही थी कि वह अब मोहन को नहीं संभाल सकती। वह स्वयं भी अब अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। शाम को वह कैसे दुखी होकर कह रहा था कि मम्मी जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब वह बड़ा हो रहा था, अब उसे और बहलाया नहीं जा सकता था। वह सोच रही थी कि अब उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वह मोहन को अपने साथ रख सके। इन दिनों घोषाल बाबू बहुत परेशान है। वह कुछ दिन और धैर्य रखेगी, अपने काम से उन्हें खुश करने की कोशिश करेगी। उनका मूड ठीक होने पर दोबारा अपनी बात रखेगी। अगर वह मान गए तो ठीक, नहीं तो दूसरा काम तलाशने की कोशिश करेगी। पर एक बार और फिर प्रयास करेगी। वह यह सब सोच रही थी कि तभी
कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बिंदिया ने दरवाजा खोला। बिना कुछ बोले घोषाल बाबू भीतर घुस गए। अपने आप ही कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बिंदिया ने पूछा, कुछ चाहिए आपको? घोषाल बाबू ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो, फिर बात करता हूं। बिंदिया अपने बेड पर पांव नीचे लटकाकर बैठ गई। घोषाल बाबू ने अपने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, उस वक्त मैं गुस्से में था, इसलिए तुम पर चिल्ला पड़ा। बाद में ठंडे दिमाग से सोचा, तुम मां हो, तुम्हारे लिए अपने बच्चे से अलग रहना कठिन होगा, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम अपने बेटे को यहां अपने साथ रख सकती हो। घोषाल बाबू की यह बात सुनकर बिंदिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें छलक पड़ी। कृतज्ञता से भरकर वह उठकर उनके पैरों के पास बैठ गई। हाथ जोड़कर बोली, सर, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं जीवन भर इसे नहीं भूलूंगी। ठीक है, जाकर अपनी जगह पर बैठो। बिंदिया वापस बिस्तर पर बैठ गई। कुछ क्षण शांत रहने के बाद घोषाल बाबू उसकी तरफ देखकर बोले, तुम मेरा एहसान मानती हो तो इसका बदला आसानी से चुका सकती हो। बिंदिया कुछ समझ नहीं पाई। उसे असमंजस में देखकर घोषाल बाबू बोले, बहुत आसान है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। देखो, प्रतिमा कई सालों से मेरी जरूरत पूरी कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया, हवा में उड़ने लगी। मैंने घर से निकाल दिया। अब तुम उसकी जगह मेरी जरूरत पूरी कर देना। इस कम उम्र में तुम्हें भी तो जरूरत महसूस होती होगी। मैं तुम्हें बच्चे को लाने की इजाजत देता हूं। तुम मेरी बात मान लो। कुछ समय पहले जिस व्यक्ति के लिए बिंदिया के मन में कृतज्ञता का भाव था, अब उसके लिए दिल में नफरत भर गई थी। देखते ही देखते देवता राक्षस में बदल गया। मैं मेहनत से अपने बेटे व खुद को सुखी जीवन देना चाहती हूं, अपनी इज्जत का सौदा करके नहीं। घोषाल बाबू ने कुटिलता से मुस्कुराकर कहा, ओह, इज्जत की जिंदगी, तो फिर यहां से जाओ, देखता हूं कैसे इज्जत की जिंदगी दे पाती हो। उनकी बात बिंदिया को चुभ गई। गुस्से से बोली, अब मैं रुकूंगी भी नहीं, कल ही आपकी नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। आप नशे में हैं, अभी इस कमरे से जाइए। बिंदिया की नां ने घोषाल बाबू के अहम को पहले ही आहत कर दिया था। अब उसका कमरे से जाने को कहना उनके लिए अपमानित करने वाला था। क्या कहा तूने? 2 टके की नौकरानी, औकात देख अपनी, मुझे कमरे से निकलने को कहती है। अभी सबक सिखाता हूं तुझे। गुस्से में घोषाल बाबू वहशी जानवर की तरह बिंदिया पर टूट पड़े। वह उस पर पूरी तरह काबिज होना चाहते थे, लेकिन बिंदिया भी हार नहीं मान रही थी। उसने जोर से अपनी लात चलाई, जो घोषाल बाबू के संवेदनशील हिस्से पर लगी। उनकी पकड़ ढीली पड़ते ही बिंदिया बिजली की गति से खुद को छुड़ाकर बाहर भागी। वह सीढ़ियां उतर रही थी कि जल्दी में पैर फंस गया। वह गिरी और लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसके सर से खून बह रहा था। खुद को संभालकर घोषाल बाबू भी बाहर भागे। उन्होंने देखा कि बिंदिया जख्मी हालत में नीचे गिरी है। उसकी हालत देखकर वह घबरा गए। हिम्मत कर नीचे आए और उसकी नब्ज टटोली। बिंदिया मर चुकी थी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में। दूसरे हाथ दे। देखो, प्रतिमा कई सालों से मेरी जरूरत पूरी कर रही थी, लेकिन उसका नरमी लाते हुए कहा, उस वक्त मैं गुस्से में था, इसलिए तुम पर चिल्ला पड़ा। दोस्तों, ये था बाद में ठंडे दिमाग से सोचा, हॉन्टेड हाउस का अगला एपिसोड। और इस एपिसोड में बिंदिया जो है अपना इसलिए मैंने पास्ट बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, घोषाल बाबू ने उसके साथ क्या किया, तो और किस वजह से उसकी मौत हुई। इस पार्ट में हमने देखा कि उसकी मौत सीढ़ी से गिरने के बाद हुआ। अब वो आत्मा के रूप में क्या चाहती है, घोषाल बाबू को वो आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान सजा किया है। दिलवाना चाहती मैं है जीवन भर या इसे अपने नहीं बच्चे से भूलूंगी। मिलना चाहती है। ठीक है, जाकर अपनी इस जगह पार्ट पर से, बैठो। इस कहानी के अगले पार्ट में हमको पता वापस चलेगा बिस्तर कि पर बैठ गई। बिंदिया एक्चुअल कुछ क्षण इन शांत दोनों रहने से के बाद घोषाल बाबू उसकी तरफ सारिका और चेतन तुम मेरा से एहसान क्या मानती हो, चाहती है, तो इसका ताकि बदला वो आसानी अपने से चुका बच्चे से सकती मिल हो। सके या घोषाल बाबू को कुछ समझ नहीं उसको उसकी सजा दिलवा सके, क्योंकि घोषाल बाबू ने इसको बहुत आसान है। इनडायरेक्ट रूप एक में हाथ ले, घोषाल बाबू दूसरे ही हाथ ले। जिम्मेदार है इसकी मौत का,
और घोषाल बाबू ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर घोषाल बाबू उस तरह का बिहेवियर नहीं करते तो हो सकता था बिंदिया नहीं मरती, और अगर घोषाल बाबू उसको जाने देते तो वो अपने बच्चे के पास चली जाती और उसकी आत्मा भटकती नहीं। अब उसकी आत्मा भटक रही है तो अपने बच्चे के वियोग में भटक रही है। अब क्या चेतन और सारिका उसके बच्चे को मिलाने में क्या ये दोनों कामयाब हो पाएंगे, अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नफरत भर गई थी। देखते ही